सुबह के 9:30 बज रहे थे और इनका अब तक पता नहीं था। रोज़ तो 8 साढ़े 8 बजे तक मॉर्निंग वॉक से लौट आते हैं। रोज़ की तरह चाय और नाश्ता बनाकर मैं इंतज़ार कर रही थी। और झूठ क्यों बोलूं, मुझे भूख लगाई थी। रोज़ की आदत जो ठहरी। कितनी बार कहा है कि मोबाइल साथ रख लिया करो, तो मना कर देते हैं। कहते हैं कुछ देर के लिए तो इस बला से मुक्ति मिले। माथुर को देखता हूँ ना, हर 5 मिनट पर फ़ोन घनघनाता रहता है, तंग आ जाता है। पर मोबाइल कभी नहीं छोड़ता। कभी कभी सोचता हूँ मोबाइल नहीं थे तब भी तो लोग जीते थे और चैन से जीते थे। लेकिन मुझे देर होने लगती है तो चिंता हो जाती है। मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। एक बार कपूर साहब बाइक से टकरा गए थे। 1.5 महीने के लिए प्लास्टर लग गया था। और एक बार गुप्ता जी के पैर में मोच आ गई थी तो रिक्शे से घर पहुंचाना पड़ा था। 8 दिन तक मालिश होती रही, तब जाकर ठीक से चल पाए। सभी तो उम्र दराज हैं, इसीलिए चिंता होती है। ये लेकिन बहुत नाराज़ होते हैं। कहते हैं तुम्हारे मन में हमेशा बुरे ख्याल ही क्यों आते हैं, कभी अच्छा भी तो सोचा करो। और फिर मैंने अच्छा सोचना शुरू कर दिया। हो सकता है आज किसी का जन्मदिन हो। जन्मदिन मनाने के लिए ये लोग सैर के बाद सीधे 56 भोग चले जाते हैं। मैंने सोच लिया कि 10 बजे तक प्रतीक्षा करूंगी और फिर नाश्ता कर लूंगी। भूख तो खैर मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन दुनिया भर की दवाइयाँ जो लेनी होती हैं, उससे पहले पेट में कुछ डालना भी तो ज़रूरी है। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। लपक कर दरवाज़ा खोला। उलाहना की झड़ी लगाने ही वाली थी कि देखा, दरवाजे पर ये नहीं, माथुर साहब थे, वो भी सपत्नी। माथुर साहब तो खैर आते ही रहते हैं, पर इतनी सुबह उनकी पत्नी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नौकरी वाली बहू हो तो सास का असमय बाहर निकलना असंभव ही होता है। सोचा शायद कोई निमंत्रण देने आए हैं, पर मिसेस माथुर घरेलू साड़ी में थी। ऐसे कपड़ों में कोई निमंत्रण देने तो नहीं आता। भाभी जी चाय पिलाइए, उन्होंने मेरी विचार तंद्रा को भंग करते हुए कहा। आपके यहाँ तो बनी रखी है, चलिए इसी में हिस्सा बांट लेते हैं। मैंने 3 मग्स में चाय डाली और शुगर पॉट सामने कर दिया। आप ये समोसा लीजिए, गरम है। बच्चों के लिए ले जा रहे थे, सोचा 2-4 आप लोगों के लिए भी ले लें। समोसा खाते हुए मैंने पूछा, आज आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए भाई साहब? अरे ऐसा कहीं हो सकता है भला, मिसेस माथुर बोली। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, सुबह की सैर इनकी कभी नहीं रुक सकती। माथुर साहब ने आंखें तरेर कर पत्नी की ओर देखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीर कमान से निकल चुका था। अध खाया समोसा प्लेट में छोड़कर मैंने पूछा, अपने दोस्त को कहाँ छोड़ आया? आप नाश्ता कर लीजिए, फिर बताता हूँ। नहीं, खा लिया मैंने जितना खाना था। अब आप फौरन मुझे बताइए, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मैं बोली। घबराने की कोई बात नहीं है भाभी, सब ठीक है, माथुर साहब ने कहा। फिर इन्हें कहाँ छोड़ आए? मैंने पूछा। देखिए, शांति से सुनिए। हम लोग पार्क से चलने को हुए तो मनोहर जी को एकदम चक्कर आ गया। तो फिर गिर गए क्या? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? मेरा तो सुनते ही मुंह को कलेजा आ गया था। अरे गिरते कैसे, हम सब साथ जो थे। फिर हम सब ने सोचा पास में तो सार्थक नर्सिंग होम है, वैसे बीपी वगैरह चेक कर लेते हैं। फिर कुछ नहीं, ड्यूटी डॉक्टर ने बीपी चेक किया, बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर वो बोला 11 बजे बड़े डॉक्टर साहब आएंगे, एक बार उन्हें दिखा दीजिए, इसलिए हम उन्हें वहीं छोड़ आए हैं। गुप्ता पास में बैठा है, आप परेशान ना हो। भाई साहब प्लीज़ मुझे ले चलिए ना, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अरे भाभी जी, आप ही को लेने के लिए तो आया था मैं, ऑटो खड़ा किया हुआ है, बस सोच रहा था आप मुंह में कुछ डाल लेती। खैर चलिए, अब आपने मुंह में कुछ तो डाल लिया है। मैंने फटाफट घर बंद किया और उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में हमने मिसेस माथुर को उनके घर छोड़ा और सीधे सार्थक नर्सिंग होम की राह पकड़ ली। मेरे मन में इतनी बुरी बुरी कल्पनाएं आ रही थी, पर जब पहुंचकर देखा कि ये और गुप्ता जी मज़े से कमरे में बैठकर गप्पे मार रहे हैं, तो मेरी जान में जान आई। डॉक्टर आ गए? माथुर ने पूछा। राउंड ले रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। कुछ देर बाद ही बुलावा आ गया। ये दोस्तों के साथ चले गए। मैं कमरे में बैठी रही। अच्छा हुआ जो इन लोगों ने कमरा ले लिया था, नहीं तो बाहर बरामदे में बैठना पड़ता, बहुत गर्मी है। कोई आधा घंटे बाद तीनों लौट आए। रिपोर्ट अच्छी थी, मतलब
अभी कुछ वैसा नहीं लग रहा है। हो सकता है काफ़ी देर तक धूप में बैठने के कारण ऐसा हुआ हो या उठते समय कोई नस खिंच गई हो। पर डॉक्टर का कहना था एक बार किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लेते हैं। शाम की अपॉइंटमेंट भी ले ली थी। नर्सिंग होम के ही एसोसिएट स्पेशलिस्ट हैं, वे शाम को आएंगे। मैंने उन दोनों से कहा आप लोग अब घर जाइए, मैं इनके पास हूँ। जाने से पहले वे दोनों हमारे लिए चाय बिस्किट ऑर्डर कर गए। दोपहर को मिस्टर और मिसेस कपूर खाना लेकर आ गए। शाम को कपूर दंपति चाय और सैंडविच लेकर आ गए। जब उन्हें पता चला डॉक्टर आने वाले हैं तो वे रुके रहे। इन डॉक्टर साहब ने भी ओके रिपोर्ट दी और कहा दोबारा ऐसा हुआ तो तुरंत संपर्क कीजिएगा, अपनी एमआरआई कर लेंगे। नर्सिंग होम वाले डॉक्टर की सलाह थी आज रात रुक जाइए, सुबह तसल्ली के साथ घर जाइएगा। सब पैसे कमाने के धंधे हैं, ये भुनभुनाए। लेकिन मैंने कहा वे तो हमें बुलाने नहीं आए थे, हम ही दौड़कर उनके पास आए थे, तो अब हम उनकी तसल्ली तक रुक भी जाएंगे। शायद उन्होंने किसी कारण से ये सलाह दी हो। क्यों? 7 बजे माथुर साहब आए, बोले मुझे लगा डिस्चार्ज मिल जाएगा, इसलिए नितिन के लिए रुका रहा, गाड़ी लेकर आया हूँ। तो ऐसा करते हैं नितिन, तुम आंटी को घर छोड़ दो और गुप्ता से कह दो रात को यहाँ रुक जाए। वो आ जाएंगे तो मैं ऑटो करके आ जाऊँगा। नहीं, मैं रुक जाती हूँ, मैंने कहा। नहीं भाभी जी, ये आपके बस की बात नहीं है। रात को ज़रूरत पड़ी तो कौन दौड़ भाग करेगा? कोई तो दौड़ भाग करने वाला होना चाहिए, मैं ही रुक जाता हूँ। पर इन दिनों मेरी तबीयत भी ज़रा ढीली चल रही है, इमरजेंसी में किसी भी काम का नहीं हूँ मैं। नितिन ने मुझे घर छोड़ा, मुझसे चाबी लेकर गेट खोला, फिर मेन दरवाज़ा खोला, फिर मेरे हाथ में एक टिफ़िन थमाकर बोला मम्मी ने आपके लिए भेजा है। अंकल के परहेज़ का पता नहीं था ना। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम घर जाओ। दफ्तर से लौटकर सीधे चले आए हो, पता नहीं चाय भी पी है कि नहीं। बनाऊं? चाय पीकर ही चला था आंटी, आप तकलीफ़ ना करें। हमारा नंबर तो है ना आपके पास, ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। मैं चलूं? उसके जाने के बाद मैं कितनी देर तक सुन बैठी रही। इनकी तबीयत का कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ ठीक ठाक है बता रहे थे, फिर रात भर के लिए रोक भी रहे थे। पता नहीं क्या हुआ है। खाने का ज़रा मन नहीं था। थोड़ा सा मुंह झुटार कर मैंने खाना फ्रिज में डाल दिया। टीवी देखने की कोशिश की, मन नहीं लगा। कुछ पढ़ने की भी इच्छा नहीं हुई। तो 9 बजे ही गेट में ताला डालकर मैंने बत्तियां बुझा दी। अपने विचारों में खोई हुई मैं करवटें बदल रही थी कि अचानक गेट की घंटी बजी। इतनी रात गई कौन होगा? मैंने तुरंत बाहर की बत्ती जलाई और खिड़की से झांक कर देखा। भाभी जी गेट खोलिए, गुप्ता जी की आवाज़ थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। गुप्ता जी इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें तो नर्सिंग होम में होना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें डिस्चार्ज मिल गया हो? बदहवास सी गिरते पड़ते मैं बाहर पहुँची। गेट खोलते हुए मैंने कहा गुप्ता जी आप इतनी रात को, सब ठीक तो है ना? अरे इतनी रात कहाँ भाभी, अभी 9:30 ही बजे हैं, उन्होंने भीतर आते हुए कहा। अब मैंने देखा कि उनके साथ उनका पोता भी है। मुझे प्रणाम करके बालक एक और खड़ा हो गया। आप तो नर्सिंग होम जाने वाले थे ना भाई साहब? जाने वाला था भाभी जी, पर राहुल ने मना कर दिया। बोला कोई इमरजेंसी होगी तो पहले आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, इससे अच्छा है मैं ही चला जाता हूँ, बस सुबह मुझे जल्दी रिलीव कर दीजिएगा। तो वो नाइट ड्यूटी पर चला गया। आपके लिए मैं शौनक को लेकर आया हूँ, उन्होंने अपने पोते को आगे करते हुए कहा। यूँ तो वैसे ये पूरा कुंभकर्ण है, पर कोई साथ रहेगा तो आपको हौसला बना रहेगा भाभी जी। सच, किसी के साथ होने की कल्पना मात्र से ही मुझे बहुत राहत मिल गई। अच्छा बेटे अब मैं चलता हूँ, उन्होंने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा। दादी को तंग मत करना और होशियारी से रहना, दादी का ख्याल रखना, ठीक है? उनके जाने के बाद मैंने गेट में ताला डाला और भीतर आ गई। हॉल का दरवाज़ा बंद करते हुए मैंने शौनक से कहा 2 मिनट रुकना बेटा, मैं गेस्ट रूम के बेडरूम की चादर बदल दूँ? नहीं दादी, मैं यहीं दीवान पर सो जाऊँगा, बस ओढ़ने के लिए आप मुझे कुछ दे दीजिए। मैंने दीवान पर उसका बिस्तर अच्छे से लगा दिया और बिस्तर लगाते हुए कहा बेटा यहाँ टीवी भी है, कुछ देखना चाहो तो देख लो, ऑन कर दूँ क्या? नहीं दादी नहीं, मैं थोड़ा पढ़ूँगा, एग्ज़ाम चल रहे हैं ना मेरे। मुझे इतना संकोच हो आया
मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई मारी गई है ना। कितना डिस्टर्ब हो रहा है तुम सब लोगों को। वैसे भी रात में मैं कितना पढ़ लेता, बस थोड़ा देख लूँगा दादी, आप परेशान ना हो। और आप गेट की चाबी मुझे दे जाइए, मैं सुबह चुपचाप चला जाऊँगा। वाह, ऐसे कैसे निकल जाओगे? चाय पीकर जाना। बस मुझे एक बार आवाज़ दे देना, मैं उठ जाऊँगी। उसके लिए दूध का ग्लास और पानी की बोतल रख कर मैं सोने चली गई। पर देर रात तक नींद नहीं आई। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आते रहे। दिन भर का घटनाक्रम आंखों के आगे घूमता रहा। पता नहीं कब आंख लगी। सुबह उठी तो कमरे में धूप फैल चुकी थी। हड़बड़ाकर उठी, देखा गुप्ता जी का पौधा चला गया था। गेट का ताला चाबी टेबल पर रखा था। कंबल और चादर तहा कर रखे हुए थे और भीतर डाइनिंग टेबल पर दूध की थैलियाँ रखी हुई थी। मुझे उस पर बड़ा प्यार आ गया। कितना सलीकेदार बच्चा है। चाय पीकर मैं फटाफट नहा ली और अस्पताल से कोई फ़ोन आए तो रिसीव करने के लिए कोई तो होना चाहिए, इसलिए हर काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी। करीब 10:30 बजे माथुर साहब का फ़ोन आया। भाभी, डॉक्टर का राउंड हो जाने के बाद हम लोग आ जाएंगे, आप नाश्ता कर लीजिएगा और परेशान मत होइएगा। भाई साहब को यहाँ करा दिया है हमने नाश्ता, वे कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुन तो लीजिए। सुनो, इन्होंने कहा, मेरा बिस्तर बाहर दीवान पर ही लगा देना। इतना ताव आया, बीमारी में भी दरबार लगाकर बैठेंगे। पर फिर दिन भर घर में ऐसा मेला लगा रहा कि लगा इनका कहना ठीक ही तो था। बेडरूम में किस किस को ले आते, कहाँ बिठाती। ये लोग कोई 1:30 बजे घर लौटे। माथुर साहब ने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी भाभी जी, आपको बहुत इंतज़ार कराया। दरअसल हम नितिन की राह देख रहे थे, वो लंच आवर में ही आ पाया। उसी के पास गाड़ी थी, उसी की गाड़ी से तो हम आए हैं। कहने का मन हुआ कि टैक्सी कर लेते, पर ऐसा कहकर उनकी सदाशयता का अपमान करने की इच्छा मेरी नहीं हुई। इनके आते ही 2 दिन में ही भाएं भाएं करता घर एकदम गुलजार हो उठा। रात तक आने वालों का तांता लगा रहा। जो लोग नर्सिंग होम नहीं पहुंच पाए थे वे क्षमा याचना करते हुए घर आ गए। मुझे दिन भर सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली और रात 9 बजे जब ये रेला थमा तो मैंने फटाफट खिचड़ी चढ़ा दी। खाने पर बैठते ही इन्होंने बुरा सा मुंह बना लिया खिचड़ी को देखते ही। अरे भाई, मैं इतना बीमार भी नहीं हूँ, कल से दलिया और खिचड़ी खिला खिलाकर तुम लोगों ने सचमुच मुझे बीमार बना दिया है। कुछ तो अच्छा खाने को दे दो यार। सॉरी, मैंने क्षमा याचना करते हुए कहा, पर यह खिचड़ी आपकी बीमारी के उपलक्ष्य में नहीं बनाई है। दरअसल मुझे कुछ बनाने का समय ही नहीं मिला। देख तो रहे हो दिन भर कैसी हाय तौबा मचा हुई थी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ज़रा तनिक देर का भी चैन नहीं। अरे इसीलिए तो कहता हूँ एक कुक रख लो ना, पर तुम्हारी भी एक ही रट है, 2 जनों का खाना होता ही कितना है, मैं खुद बना लूँगी। हम दोनों के बीच ये शाश्वत वादा था, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाती रही। मेरी आंखें झपकने लगी थी। दिन भर ज़रा भी कमर सीधी करने का मौका नहीं मिला था। कमर टूट रही थी, थकान से शरीर दुख रहा था। हम लोग सोने जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। बिस्तर के पास रखा कॉर्डलेस इन्होंने फट से उठा लिया। उधर से आवाज़ आते ही इन्होंने स्पीकर ऑन कर दिया। समझ गई कि ये सोहम होगा। बच्चों का फ़ोन होता है तो हम लोग स्पीकर ऑन कर लेते हैं। पापा, आप घर पर हैं? डिस्चार्ज मिल गया? कैसे हैं आप? हाँ बेटा, मैं तो दोपहर को ही घर आ गया था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। डॉक्टर क्या कहते हैं पापा? अरे भाई, कह रहे थे चिंता की कोई बात नहीं है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो और जांच कर लेंगे। बिल कितना हुआ पापा? वैसे जितना भी हुआ हो आप मुझे बता दो, मैं पैसे भेज रहा हूँ। आपके अकाउंट में चेक कर लीजिएगा आप बस। बिल का तो पता नहीं बेटा, माथुर ने ही पे किया था। मैं पूछ पूछ कर हार गया, पर उसने बताया ही नहीं। माथुर, गुप्ता, कपूर, शरण, इन लोगों ने बहुत मदद की हमारी बेटा। हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि हम लोग यहाँ पर अकेले हैं। बेटे, एक काम करोगे तुम? हाँ हाँ पापा, बोलिए ना। मैं इन सब के नंबर भेज रहा हूँ, तुम सबको एक एक थैंक यू का फ़ोन कर लेना, बस इतना ही करना है। वह बहुत ऑड नहीं लगेगा पापा?
इससे तो अच्छा है कि मैं कुछ थैंक्स के कार्ड्स भेज देता हूँ, आप सबको दे दीजिएगा। ये कैसा रहेगा? नहीं बेटा, ये कुछ ज़्यादा ही औपचारिक नहीं लगेगा? तो पापा ऐसा करते हैं, मैं अगली बार आऊँगा तो सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आऊँगा और खुद जाकर हम सबके घर पर देकर आएंगे। ठीक है पापा, ये कैसा रहेगा? हाँ बेटा, ये ठीक है, इन्होंने बेमन से कहा। शक्ल से साफ जाहिर था कि उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया है। फ़ोन रखते ही बोले, सोहम को किसने खबर की थी? मैं थोड़ा झिझकी और फिर बोली, मैंने, और कौन करेगा? मना किया था ना तुम्हें, उसे कुछ नहीं बताना है। आपके मना करने से क्या होता है? ज़रा मेरी भी तो सोचिए, चिंता के मारे मेरी जान निकल रही थी, मेरे प्राण ही निकले जा रहे थे। बच्चों से नहीं शेयर कर सकती थी क्या? तो किससे शेयर करती? तब तो तुमने सोनिया को भी फ़ोन किया होगा, जानती हो ना कितनी हाइपर है, रो रो कर घर भर दिया होगा उसने, एकदम घबरा गई होगी बेचारी। संजीव बेचारे परेशान हो गए होंगे। क्या करती हो यार तुम भी? उसे फ़ोन नहीं करती तो वो मेरे प्राण ले लेती। जब उसे पता चलता तुम उस पर बहुत गुस्सा होती कि उतनी दूर भैया को यूएसए में तो खबर कर दी और मुझे हैदराबाद में फ़ोन नहीं कर सकी। तुम मेरी मजबूरी तो समझते नहीं हो, बस मुझे डांटने लगते हो। अरे प्राण तो अब भी ले लेगी कि पापा को घर आए 8 घंटे हो गए और तुमने मुझे खबर भी नहीं की। मेरे पास समय भी था, और सोनिया को फ़ोन करने का मतलब है आधा घंटा रिसीवर से चिपके रहना, जैसे आप जानते नहीं हो। अब सुबह उठते ही उसे फ़ोन कर दूंगी, कह दूंगी पापा रात को 8 बजे घर आए थे, ठीक है, अब परेशान मत करो मुझे और सो जाओ। यार तुम्हारा झूठ 4 कदम भी नहीं चल पाएगा, देख लेना, ये बोले। मैंने सोच लिया था कि सुबह उठते ही सोनिया को फ़ोन कर दूंगी, पर ऐसा कहाँ हो पाता है। सुबह सुबह इतने सारे काम मुंह बाए सामने खड़े हो जाते हैं कि कुछ याद ही नहीं रहता। आखिर 9 बजे उसी का फ़ोन आ गया। मम्मी पापा कैसे हैं? अच्छे हैं बेटा, नहाने गए हैं। इसका मतलब मम्मी पापा घर आ गए हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं, एक फ़ोन भी नहीं किया। अरे कब बताती, शाम को 7 बजे आए हैं और दरबार लगा कर बैठे हैं। मेरा तो एक पैर किचन में और एक ड्राइंग रूम में, ऐसी अवस्था में तुझे कैसे फ़ोन करती? ऐसे में कोई आपसे स्वागत सत्कार की अपेक्षा नहीं करता है मम्मी, इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक कह रही हो बेटा तुम, लेकिन घर आए मेहमान को एक कप चाय तो पिलाई जा सकती है कि नहीं? तुम्हें पता नहीं है शायद इन लोगों ने हमारी कितनी मदद की है, कितना सहारा दिया है इन्होंने हमें। इनके पास रात दिन कोई ना कोई बैठा रहा है अस्पताल में। गुप्ता जी का बेटा रात को अस्पताल में सोया था, उनका पोता मेरे लिए परीक्षा के बावजूद हमारे घर रुका था। सबके यहाँ से चाय नाश्ता आता रहा, और कल इन्हें लाने के लिए माथुर साहब का नितिन लंच आवर में गाड़ी लेकर आया था। मम्मी तुम ही तो कह रही थी कि पापा शाम को घर आए थे, फिर नितिन लंच आवर में गाड़ी लेकर कैसे आया? ये ठीक ही कह रहे थे, मेरा झूठ 4 कदम भी नहीं चल पाया था। उसी समय मुझे अगरबत्ती की सुगंध आई। ये नहा चुके थे और साईं बाबा के आगे अगरबत्ती जला रहे थे। मैंने आवाज़ देकर कहा, सुनो आपकी लाडली का फ़ोन है, ज़रा बात कर लीजिए। इन्हें फ़ोन पकड़ाकर मैंने राहत की सांस ली। अब वो पापा के साथ शुरू हो गई थी। पापा आप लोग इतना अभिभूत क्यों हो रहे हैं? अड़ोसी पड़ोसी तो मदद करते ही हैं पापा, इसमें नया क्या है? आप भी तो सबके लिए दौड़ भाग करते हैं। कपूर अंकल की माताजी सीढ़ियों से गिर गई थीं, तो आप ही ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था ना, आप ही उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। और गुप्ता अंकल की राहुल की नौकरी, वो तो आप ही ने एक तरह से लगवाई है, आपकी ही सिफारिश काम आई थी। और माथुर अंकल, उनकी पिंकी की शादी में अपनी गाड़ी 8 दिन तक लगातार दौड़ती रही है, लौटने पर ना उसे सीधा गैराज में ही भेजना पड़ा था। लगता है पापा आप सब कुछ भूल गए। फ़ोन रखने के बाद कितनी देर तक ये चुप हो गए थे, फिर नाश्ता करते हुए बोले, अपने बच्चे कितने प्रैक्टिकल हो गए हैं। नहीं प्रैक्टिकल नहीं, संवेदन शून्य कहिए, मैंने कहा। सुनो मैं सोचता हूं क्या राहुल और नितिन ने भी अपने माँ बाप से ऐसी हुज्जत की होगी। अब आप फालतू बातें सोचकर अपना दिमाग मत खराब कीजिए, आराम कीजिए और बस इतना याद रखिए कि उन बच्चों ने अपनी कितनी सेवा की है। वही तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इन लोगों के एहसानों का बदला
कैसे चुकाऊंगा? वो सब सोचने की ज़रूरत भी तो नहीं है। अब उसकी टेंशन लेकर आप बीमार मत पड़ जाना, मैंने कहा। एक बात कहूँ, जब हम किसी के एहसानों का बदला चुकाने की बात सोचते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम उनके लिए किसी विपत्ति की कामना करते हैं ताकि उनकी मदद करने का अवसर मिले और हम अपने एहसानों का बदला चुका सकें। इनकी आंखें ये सुनते ही एकदम चमक उठी। अरे वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी बात कह दी, ये बोले। ये मेरी बात नहीं है, सदियों पहले वाल्मीकि जी ने कह रखी है। सीता जी का पता ठिकाना पा जाने के बाद श्री राम प्रभु ने हनुमान जी से कहा था कि वत्स, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा ये ऋण कभी नहीं चुकाना चाहता, क्योंकि इसका अर्थ होगा तुम्हारे अनिष्ट की कामना करना। गोसाई जी भी कहते हैं, सुनो सुत तोहे उरिन में नाही, सो रिलैक्स। बार बार इसरार करने के बाद माथुर साहब ने बिल दिखाया। 35,000 का था। एक रात भर के 35,000? मेरे मुंह से एकदम निकल गया। वे बोले, कमरे का किराया, नर्सिंग चार्जेस, 2-3 टेस्ट कराए थे उनकी फीस, दवाइयाँ, कमरे में एक बार डॉक्टर के झांक लेने की फीस, और सबसे जानलेवा फीस उन स्पेशलिस्ट महोदय की थी। चलिए, ये ठीक ठाक होकर घर आ गए, इस बात के लिए कोई भी कीमत ज़्यादा नहीं है, मैंने मनी मन सोचा। 2-3 दिन बाद ये बोले, सुनो, चलो ज़रा माथुर साहब के यहाँ होकर आते हैं। किस लिए? मैंने पूछा। अरे, उसके पैसे नहीं देने हैं क्या? मुझे लगा आपने उसी दिन चेक दे दिया होगा। दे सकता था, पर नहीं दिया। वो निरी औपचारिकता होती, घर जाकर देंगे तो धन्यवाद ज्ञापन होगा। मुझे उनकी बात ठीक लगी। हम दोनों को देखकर माथुर साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने फ़ोन करके गुप्ता लोगों को भी बुला लिया। खूब गपशप हुई, चाय नाश्ता भी हुआ। इनसे वादा लिया गया कि कल से मॉर्निंग वॉक फिर से शुरू करेंगे। घंटा 1.5 घंटा महफिल जमी रही, और महफिल जमाने के बाद जब ये उठ खड़े हुए तो बड़े अदब के साथ इन्होंने माथुर साहब को चेक थमाया। इस पर माथुर साहब बोले, अरे इतनी जल्दी क्या थी बिरादर, कुछ देर तो मेरे कर्जदार बने रहते, जरा मज़ा आता। सिर्फ पैसे ही तो लौटा रहा हूँ भैया, बाकी सब तो लौटाया भी नहीं जा सकता, और मैं लौटाना भी नहीं चाहता। आप सबका ये कर्ज मुझ पर हमेशा बना रहे, यही दिली कामना है, ये बोले। ये सब कहते हुए इनका चेहरा एकदम प्रसन्न था और तनाव रहित लग रहा था। कोई हफ्ते भर बाद ये खुलकर हंसे थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी मॉर्निंग वॉक जारी रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार और धन्यवाद।